मेरा अपना मत है कि प्रोपेगेंडा कुछ ज़्यादा ही है। जितना को समझा जाता था वैसा नहीं है। आज आप एक सामान्य आदमी अपने एफआईआर कराने जाता है, पुलिस वाले वहीं से भगा देते हैं। या तो उसके पीछे छुटभैया नेता चाहिए बीजेपी का कोई, तब उसकी बात मानी जाएगी। अब जब सारे केस लिए ही नहीं जाएंगे, उसकी एफआईआर ही नहीं होगी, तो अपने आप कम हो गया। ये सब राजनीतिक हथकंडे मुझे तो मालूम पड़ते हैं, वास्तविकता कुछ और ही है। यहाँ पे प्रश्न इसका है कि मोदी और योगी एक ईमानदार कर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हैं। यदि बीजेपी और परमार्जन कर ले और सत्यनिष्ठा वालों को चयन करके टिकट दे, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जो राजनीतिक तैयारियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और अब देखना ये होगा कि अगले साल जनता किसको चुनती है, किसको अपना राजा बनाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं और जो भाजपा सरकार है वो पूरे तरीके से बहुमत का दावा कर रही है कि हम लोग 350 प्लस सीटें लेकर आएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि क्यों ना जनता की राय जान ली जाए कि वो किसे चुनेगी, किसको अपना वोट देगी और किसको इस राजगद्दी पर बिठाना पसंद करेगी। अब जो देश की राजनीति है वो कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो हमसे उम्र में बड़े हैं वो लोग बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राजनीति में, और उनका जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगले साल विधानसभा चुनाव में वो किसे देखना पसंद करेंगे और किस नेता को चुनते हैं, किस पार्टी को सबसे ज़्यादा महत्वता देते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर आप क्या लगता है कौन आ सकता है यूपी में दोबारा? देखिए, अभी सत्ता का मामला है और सत्ता के पक्ष को देखते हुए दूसरी पार्टियों का जब हम आकलन करें, जैसे सपा है, सपा के दो फाड़ हुए शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव। बसपा के दो फाड़ हुए चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी। उधर कांग्रेस भी सर्वाइव कर नहीं पा रही है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी फुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगी। हो सकता है कि 10-5 सीट कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, वो अलग बात है, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब ये सब एक होंगे तो पार्टी को टक्कर दे सकते हैं, वरना ऐसी स्थिति में बाबा को कोई नहीं हरा सकता। और ये पार्टी बाबा के दम पे ही आएगी। आप भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी पे नहीं आ रही, ये केवल योगी आदित्यनाथ के दम पे आएगी। क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं वो ऐसे अप्रत्याशित काम किए हैं। सबसे बड़ा काम है प्रदेश से गुंडागर्दी को बिल्कुल दूर कर देना, और प्रदेश में गुंडागर्दी आज तक कोई दूर नहीं कर पाया। सारी पार्टियां दूर रहीं, लेकिन अकेले बाबा ने ये काम किया है। और उसे डर भी नहीं है, किसी दहशत भी नहीं है, और उन्हें मारने के लिए, करने के लिए तमाम दुनिया के लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन कोई नहीं। तो इसलिए बाबा के साथ है। जैसे कि सब लोग चाहते हैं कि सीएम के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसे कि उन्होंने अभी बताया, वो लोग चाहते हैं। तो आपका क्या मानना है कि अगर बीजेपी की तरफ से चुनाव जीती है तो किसे देखना चाहेंगे सीएम के पद पर? डीन गिरीश शर्मा। देखिए, यहाँ जो मेन लड़ाई है वो सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। एक आम जनता को जहाँ एक प्रशासन चाहिए, एक प्रशासन चाहिए, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और जिससे कि लोग अपना काम कर सकें, और एक डेवलपमेंट चाहिए। तो जो डेवलपमेंट और एक जो शासन है वो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। क्योंकि जैसे मेरे पूर्व में अभी सर ने कहा, तो क्या जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको ऐसा नहीं कि सत्ता ही भोगनी है, उनको कुछ करके जाना है। और ये कमिटमेंट मोदी जी का भी है और ये कमिटमेंट योगी जी का भी है। उनके लिए खाली ये नहीं कि कुर्सी पे बैठ गए। और जिस हिसाब से उन्होंने लाइन ऑन ऑर्डर अभी जो मेंटेन किया है, जो प्रदेश में है, तो वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और 100% श्योर हैं कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी आएगी और योगी आदित्यनाथ को ही हम लोग एज ए सीएम देखना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष तो लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर है और वो बोलता है कि गुंडा राज अभी उत्तर प्रदेश से समाप्त नहीं हुआ है और ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं और इतने रेप होते हैं। तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर हम तीनों पार्टियों को कंपेयर करते हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी है और सपा है और भारतीय जनता पार्टी है, तो अगर देखेंगे गुंडा राज की, अगर सपा कहती है तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा गुंडा राज अगर था किसी पार्टी में तो सपा पार्टी में ही था। और बहुजन समाज पार्टी है जो कि जातिवाद को हमेशा बढ़ावा देती है, हमेशा एक विशेष जाति को बढ़ावा देती है। अब जब मान लो नहीं लग रहा तो आज ब्राह्मणों को प्रलोभन देने के लिए
कि ब्राह्मण सभा होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये बेसिकली क्या है कि एक जुगाड़ और इनका केवल सत्ता भोगना है। और जहाँ तक ये पार्टी, ये जो क्षेत्रीय पार्टी है, जहाँ एक व्यक्ति का ही केवल विकास हो सकता है, समस्त प्रदेश का विकास कभी नहीं हो सकता। तो मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि अगर इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को ही सत्ता में लाना होगा। इन केस अगर भाजपा नहीं आती है सत्ता में तो क्या लगता है भविष्य की जो स्थिति है वो कैसी हो सकती है? ये ऐसी परिकल्पना हमने कभी न की है और ना ही करेंगे, और बिल्कुल 100% श्योर है कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो ओपिनियन है वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जैसे कि आपने सुना कि लोग अभी तक जितने भी मिले हमसे, उनका कहना है कि भाजपा ही आएगी और भाजपा ही आनी चाहिए, बाबा जी का राज दोबारा से आएगा। जी, आपकी इस बारे में क्या राय है? किस विषय में बेटा? भारतीय जनता पार्टी दोबारा बहुमत से आएगी या नहीं आएगी? असल में ये सब जनता की बातें हैं। जनता जिसको चाहती है वोट उसे करती है। ये पहले से परिकल्पना करना कि भारतीय जनता पार्टी आएगी है, उसके कुछ काम देखे जाते हैं। और काम के मामले में चूंकि उम्मीद ये की जाती थी कि ये पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन इसके ऐसे कई काम हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ये आशा करना कि यही दोबारा से लौट के आएगी, ऐसी संभावनाएं नहीं है। ये भी हो सकता है कि अन्य पार्टियां भी जोड़ लगा करके इसके साथ आ जाएं। जैसे मैं आपको बताऊं, गरीबों को राशन दिया, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन मध्यम श्रेणी के आदमी जिनकी दुकानें हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, जो भूखे मर गए इस लॉकडाउन में, और 70% उनकी संख्या पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी इतनी होनी चाहिए, वे लोग, उनके लिए किसी ने एक धेला नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। उनकी कोई नहीं सोच रहा है। उनके बारे में बैंक भी बंद हैं, बैंक क्लोज। वो कहते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सोचना कि यही आएंगे, फिर भाई जनता का मत है। अब हमारा विधायक है, हमारे विधायक ने, अनिल पाराशर ने, इन इतने दिनों में कभी इस पार्क में झांक कर नहीं देखा, मोहल्ले में क्या हो रहा है उसने कभी देखा नहीं। कितने आदमी कोविड में मारे गए, उनके घर कभी पहुंचा नहीं। तो अब ये काय के विधायक हैं बताइए? अगर ऐसे लोग होंगे और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में आने हैं तो हमारे ख्याल से तो इस पार्टी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो अभी आपने राय सुनी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे काम हैं। चलिए, ये तो एक लॉकडाउन में राशन देने की बात रही, और उसके अलावा और भी कोई, जैसे कि गुंडा राज की बात चलती है या क्राइम की बात चलती है, तो उसको संभालने में बीजेपी जो है कारगर साबित हुई या नहीं? आपको क्या लगता है? मेरा अपना मत है कि प्रोपेगेंडा कुछ ज़्यादा ही है। जितना कुछ समझा जाता था वैसा नहीं है। आज आप एक सामान्य आदमी अपने FIR कराने जाता है, पुलिस वाले वहीं से भगा देते हैं। या तो उसके पीछे छुटभैया नेता चाहिए बीजेपी का कोई, तब उसकी बात मानी जाएगी। अब जब सारे केस लिए ही नहीं जाएंगे, उसकी FIR ही नहीं होगी, तो अपने आप कम हो गया। ये सब राजनीतिक हथकंडे मुझे तो मालूम पड़ते हैं, वास्तविकता कुछ और ही है। तो आपने अभी सुना कि राजनीतिक हथकंडे हैं, FIR दर्ज नहीं होती है, कुछ इस तरीके की वजह से ही क्राइम लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें, अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी के लिए, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने बीते सालों में काम किया था या नहीं किया था, या सरकार को, मतलब उन्हें दोबारा मौका देना चाहिए सत्ता में या नहीं? जहाँ तक प्रश्न अखिलेश जी का है, वो पार्टी परिवारवाद की है। उसी प्रकार से कांग्रेस है, वो भी परिवारवाद की है। जहाँ तक प्रश्न इसका है कि मोदी और योगी एक ईमानदार, कर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हैं। यदि बीजेपी और परमार्जन कर ले और सत्यनिष्ठा वालों को चयन करके टिकट दे, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और अगर वो लोग निष्ठा से और कर्मठता से काम करते हैं तो उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। ये अभी इनका ओपिनियन है। हमारे आसपास कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवा का जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है। और रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, उसको लेकर आपकी क्या राय है? उम्मीदें जो थी वो काफ़ी हद तक पूरी हुई हैं, और काफ़ी हद तक कुछ लोग जैसे राय अपनी अपनी देते हैं कि पूरी नहीं भी हुई हैं। तो इसमें मैं 50-50 का लगभग मैं कहना चाहूँगा कि 50-50 ही हुआ है। कुछ उस तरीके से जैसे लोगों की उम्मीदें पूरी होनी चाहिए, वो पूरी नहीं भी हुई हैं और हुई भी हैं। दोनों ही आंकड़े एकदम बराबरी के रहेंगे, क्योंकि कुछ तो महामारी की वजह से
और कुछ जैसे अपना आप कह सकते हो कि जैसे इन लोगों ने जो भी अपना मतलब मत वगैरह दिया उनके आंकड़ों के हिसाब से भी हो सकता है, उसी हिसाब से ये सब कुछ हुआ है। और वैसे तो जनता जो भी करती है सही करती है अपने हिसाब से, ये नहीं है कि कोई गलत मत मतलब डालते हैं। तो वैसे जहाँ तक है सही है ये, और बीजेपी बिल्कुल अपना जो भी है, अगर आगे 1 साल में और क्लियर हो जाएगा जो भी है। अगर गलत है, कुछ गलत कर रही है पार्टी तो सत्ता में नहीं आएगी, और यदि सही कर रही है तो वो ज़रूर सत्ता में आएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात अपने आप में कि अगर वे गलत कर रही है तो सत्ता में नहीं आएगी और सही कर रही है। महंगाई के मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। वर्तमान सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर जो हाल बना रखा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि घरेलू गैस की अगर हम बात करें तो वो लगभग बहुत महंगी है। जी हाँ, ऐसी सही है। जी बोलिए। वो तो है ही, महंगाई है। महंगाई के मुद्दे पर वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं। और भी आप भैया, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार ने जो इस समय वर्तमान स्थिति बना रखी है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? महंगाई के बारे में हम क्या कहें, आप तो देख ही रहे हैं। पेट्रोल कहाँ 70 रुपया था, 60 रुपया था, 100 से ऊपर पहुँच गया है। सरकार क्या कर रही है? बीच गरीब आदमी को तो चलो राशन दे रही है, अमीर आदमी के पास पैसे की कमी नहीं है तो आसानी से जी रहा है। जो मिडिल परिवार का फैमिली है वो कैसे जिए? वो जब तक गाड़ी नहीं चलाएगी, बाइक नहीं चलाएगा, 2 पैसे कमाएगा नहीं पूरे दिन, तो वो अपना रोज सुबह शाम का खाना नहीं खा सकता। वो 100 रुपये पेट्रोल लेगा, महीने का 3000 का पेट्रोल जलाएगा, 10,000 रुपये उसकी वो है, 10,000 रुपये सैलरी है, तो वो 3,000 जब पेट्रोल में दे देगा तो वो कैसे जिएगा? आप ये बताओ। उसे किराया भी देना है, राशन भी लाने हैं। कहाँ सरसों का तेल 90 रुपये था, कहाँ आज 180 रुपये पहुँच गया है। क्या सरकार को हम बोले? जहाँ तक है ये महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इस तरीके की स्थिति पैदा हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी की जगह कोई और गवर्नमेंट होती तो क्या इस तरह की महंगाई नहीं होती? बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, उन्होंने जो भी काम किया है बड़े लोगों के लिए किया है, छोटे तबकों के लिए किया है। मिडिल परिवार के लिए कुछ नहीं किया। मिडिल परिवार तो एकदम समझ लीजिए पिस रहा है, 2 चक्की के बीच में पिस रहा है मिडिल परिवार। ना वो छोटे में है ना बड़े में है। छोटे को तो चलो राशन मिल जाता है, वो अपना जी खा ले रहा है। बड़े लोग के पास पैसे इतने हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल परिवार है, वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? लॉकडाउन में ना कोई रोजगार है ना कुछ है। अब रोजगार के बारे में ही आप सुन लीजिए, चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे प्रचार करने के लिए बीजेपी के पास कोरोना नहीं है, कई हजारों लोग को इकट्ठा कर रही है। यहाँ पे इंटरव्यू होता है, एक तो यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा। इंटरव्यू हो रहा तो इंटरव्यू बंद कर दिया जा रहा है, ये कह के कि कोरोना है अभी इंटरव्यू नहीं होगा। तो सरकार तो रोजगार देना ही नहीं चाह रही है, देना कहाँ चाह रही है? अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मध्यम परिवार का जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही है। लगातार ये इस तरीके की बातें हमने सुनी। आइए और भी युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ बदलाव किए हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं और अगली बार इनकी क्या अपेक्षा रखते हैं? जी, मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ योगी जी के काम से। और एक्चुअल में बीजेपी ने बहुत ही ज़्यादा, जो वर्तमान सरकार है उसने बहुत ज़्यादा विकास किया उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप क्राइम से रिलेटेड इशू को उठाते हैं तो फिर क्राइम बहुत कम हो गया है। और एजुकेशन में तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने देखा नहीं है ज़्यादा। एजुकेशन में तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, क्यों मेरे को दिल्ली का ज़्यादा सही लगता है फ़िलहाल। लेकिन क्राइम के मामले में और कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरे लॉन्ग ड्राइव होती रहती है, तो फिर कंस्ट्रक्शन के मामले में बहुत काम कर रही है जो सरकार है। हाईवे वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। आप यहाँ से हाईवे पे निकलो कानपुर वाले तो आपको हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन में बहुत सही है। और सिक्योरिटी, जो आम जनता उसे सिक्योरिटी बहुत सही मिल रही है और क्रिमिनल बहुत कम हो गए हैं। तो यही काम मुझे अभी लग रहा है इसका सरकार का। अगली साल कौन सी पार्टी बीजेपी को सबसे ज़्यादा टक्कर दे सकती है? अगली साल सिंगल पार्टी तो कोई इंडिपेंडेंट पार्टी अगर सिंगल लड़े बीजेपी के सामने तो मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन अगर ये लोग अलायंस बनाते हैं एक दूसरे के साथ और गठबंधन करते हैं तो फिर उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो थोड़ा बहुत टक्कर दे सकता है इन्हें। क्योंकि आप दिल्ली से हैं तो जानने की कोशिश करूँगा कि आम आदमी पार्टी भी इस बार यूपी में पैर जमाने की कोशिश करेगी, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, कुछ सीटें काटने की कोशिश में है? नहीं, बाहर से तो जो भी पार्टी आ रही है, आप चाहे आम आदमी पार्टी आपकी केजरीवाल की हो या फिर ओवैसी की पार्टी हो, इन दोनों का कोई चांस नहीं बनता है। क्योंकि जो यूपी है वो बेसिकली एक तरीके से आप मान सकते हो गढ़ है सपा का और बीजेपी का।
तो इन्हीं दोनों के बीच में मेन टक्कर जो होगी वो रहनी है, क्योंकि बसपा भी बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो बसपा का इतना तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर ये अलायंस बना लेते हैं सपा, बसपा या कांग्रेस, और बेसिकली कांग्रेस और अगर सपा अपना अलायंस बनाते हैं तो वो टक्कर दे सकते हैं। बाकी तो बाहर से कोई भी पार्टी का उम्मीद है नहीं मेरे को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने अभी सभी लोगों की राय सुनी, कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, तो कह सकते हैं कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा टक्कर का होने वाला है। अगली साल का चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है, जिसके लिए सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि जनता किसको चुनती है, किसको उस राजगद्दी को देने की कोशिश करती है, किसके ऊपर ताज होता है और कौन उदास होकर के लौटता है। देखने वाली बात यह है, क्योंकि बहुत बड़ी बातें यहाँ से निकल के आई। लोगों ने कहा कि मध्यम वर्ग का जो परिवार है वो बेहद संघर्ष कर रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, महंगाई हो या राशन के मामले में हो। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। 50-50% चांसेस हैं और जनता संतुष्ट भी है और वहीं कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं।